हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मन टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए मैं थ्योरी क्लास चला रहा हूं, ठीक है। तो उसी क्रम में दोस्तों आज 9 पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो है क्या है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट का आज मेरा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले मैं आपको बेसिक बताया था, बेसिक डिफिनीशन बताई थी, ठीक है। बाकी जो उसकी शब्दावलियाँ थी, जो टर्मिनोलॉजी थी, उनके बारे में बताया था। रेजोल्यूशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, बाकी और सिंपल चीज़ें मैं आपको एरर एनालिसिस बताया था, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट, इंडक्टेंस मेजरमेंट एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट, RLC मेजरमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें से लगभग आपको 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तीनों मेजरमेंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। कौन कौन से मेजर करने की विधियाँ हैं, ठीक है, उन विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। दोस्तों इसके पहले मैं आपको डिजिटल पूरा पढ़ा चुका हूं। डिजिटल में अभी सिर्फ तीन चीज़ें बाकी हैं, फ्लिप फ्लॉप बाकी है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए काउंटर बाकी है और रजिस्टर बाकी है। ये तीन चीज़ें बाकी हैं। मैं इसके बाद की जो क्लास आएगी मेरी, वो फ्लिप फ्लॉप की क्लास लेके आऊँगा डिजिटल के लिए। तो आज का लिए आप इंस्ट्रूमेंट की क्लास है, थोड़ा क्लास लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी आपके लिए, ठीक है। तो अब आशा करेंगे कि आप अच्छे से देखेंगे, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट ITI कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर मौका है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेगी। आपसे यदि मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरे 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पार्ट वहाँ जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपके काफ़ी नंबर कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की क्लास है हमारी RLC मेजरमेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट, इंडक्टेंस मेजरमेंट एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। जो रेजिस्टेंस को मेजर करने की जो विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके काफ़ी नंबर कवर होने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ RLC। तुमको पढ़ना क्या है, मेजरमेंट ऑफ RLC के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तुम जानते हैं रेजिस्टेंस R = क्या होता है, ρ×L/A, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। मात्रक इसका रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। रो हमारी क्या होती है, रो हमारी रेजिस्टिविटी होती है। L हमारी लंबाई होती है रेजिस्टेंस की, जो मीटर में होती है। ए हमारा क्या है, ए हमारा एरिया है, क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक रेजिस्टेंस के अंतर्गत। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आप देखते हैं रेजिस्टेंस डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। क्या है कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि विद्युतीय परिपथ में पदार्थ का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होता है उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना, वो रेजिस्टेंस का कार्य होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके मापने की कई विधियाँ हैं, और जिसको रेजिस्टेंस को हम मापते हैं तो उसे ओम मापी भी कहा जाता है, ठीक है। तो राज को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको ओम मापी कहा जाता है। बाकी इसके मापने की कई विधियां हैं, उन सभी विधियों के बारे में हम जानेंगे। तो आप जान लीजिए पहले रेजिस्टेंस की परिभाषा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप देख लें, ठीक है। कि विद्युत परिपथ में पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस मान चलिए कि इधर रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम है और यह रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है, वो करंट हमारी इधर से फ्लो कर रही है, ठीक है। एक पाथ इधर से बना हुआ है, तो क्या होगी, करंट हमेशा उसी तरफ फ्लो करती है जिस तरफ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो हमारी करंट होगी 4 ओम की तरफ ना जाके 2 ओम से ऐसे ही कट जाएगी, इस साइड में नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रुकावट ज़्यादा पैदा, जैसे होता है ना पानी का प्रवाह, आपने देखा होगा, उसी प्रकार करंट का प्रवाह भी होता है। अगर पानी जब बहता है जिस तरफ ढलान ज़्यादा होती है, ये अगर इस तरफ ढलान ज़्यादा है तो पानी इधर ज़्यादा बहेगी, ऊपर ढलान ज़्यादा, ऊपर उच्च ज़्यादा है तो वहाँ पानी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो करंट का प्रवाह भी इसी प्रकार से होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कम बाधा उत्पन्न करेगा। तो हम आशा करते हैं आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है।
हम देखते हैं कि जो हमारे निम्न प्रकार रेजिस्टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो रेजिस्टेंस की हमारी निम्न विधियाँ हैं मापने की, ठीक है। पहला हमारा क्या है, लो रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। जो लो रेजिस्टेंस को मापने की जो विधियाँ होती हैं, तो लो रेजिस्टेंस मेथड कहाँ से कहाँ तक काम करता है, वो 1 ओम से कम के लिए, 1 ओम या 1 ओम से कम के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको जो मेजर करता है वो लो रेजिस्टेंस मेथड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आ जाता है हमारे का मीडियम रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। तो मीडियम रेंज के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मीडियम रेजिस्टेंस मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या है, 1 ओम से अधिक और 100 किलो ओम से कम। 1 ओम से अधिक और 100 किलो ओम से कम के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मीडियम रेंज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और तीसरी विधि हमारी हाई रेजिस्टेंस मेथड, जिनके रेजिस्टेंस बहुत अधिक होते हैं, मतलब 100 किलो ओम से अधिक के जो रेजिस्टेंस आते हैं वो हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसे रेंज भी पूछ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि लो रेजिस्टेंस की रेंज क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लो रेजिस्टेंस रेंज क्या होती है, वो 1 ओम से कम या 1 ओम के बराबर, ठीक है। 1 ओम या 1 ओम से कम का रेजिस्टेंस जो होता है वो लो रेजिस्टेंस के अंतर्गत आता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, आपके यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पूछ लेगा कि मीडियम की रेंज क्या होती है, तो मीडियम की रेंज क्या होती है कि 1 किलो ओम से तो 1 ओम से तो अधिक होगा, लेकिन 100 किलो ओम से जो कम होगा वो रेजिस्टेंस हमारा मीडियम रेंज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी हाई रेजिस्टेंस की, तो हाई रेजिस्टेंस हमारा होगा जो 100 किलो ओम से अधिक होगा, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से अधिक है, वो मेगा ओम में है या 150 किलो ओम है, तो क्या है हमारा, वो हाई रेजिस्टेंस की रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इन तीनों कैटेगरी को हम पढ़ते हैं बारी बारी से। पहले हम पढ़ते हैं क्या, लो रेजिस्टेंस मेथड। दोस्तों लो रेजिस्टेंस में क्या आता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस में क्या है कि 1 ओम या उससे कम मान के प्रतिरोध इस श्रेणी में आते हैं। क्या हमने बताया था कि 1 ओम या उससे कम मान के जो प्रतिरोध होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। और निम्न प्रतिरोध मापन की आवश्यकता बड़ी मशीनों के आर्मेचर तथा श्रेणी कुंडलन, अमीटर शंट, केबल लंबाई इत्यादि में पड़ती है, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, निम्न प्रतिरोध मापन की आवश्यकता बड़ी मशीनों के आर्मेचर, जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग होती है वहाँ पर लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। बाकी श्रेणी कुंडलन वहाँ पे, अमीटर का जो शंट रेजिस्टेंस मापने के लिए वहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है, और केबल की लंबाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमको नापने के लिए लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो निम्न प्रतिरोध मापने की निम्न विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए इसकी रेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा, 1 ओम या उससे कम मान के मापन के लिए हम लो रेजिस्टेंस विधि का प्रयोग करते हैं। जो लो रेजिस्टेंस की सीमा है हमारी वो कितनी है, 1 ओम या उससे कम मान के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लो रेजिस्टेंस मेजर करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनको हम देखते हैं। दोस्तों लो रेजिस्टेंस मेजर करने की 2 विधियां हैं हमारी, कौन कौन सी हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर मेथड है। इसके अलावा हमारा केल्विन डबल ब्रिज मेथड है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड, तो इन दोनों ब्रिज के माध्यम से या इन दो मेथड के माध्यम से हम लो रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी है, केल्विन डबल ब्रिज है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। निम्न में से कौन लो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, या केल्विन डबल ब्रिज को मापने के लिए हम किस रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब किस केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग किस रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा कि लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इतनी बार आया हुआ है कि कोई उसकी सीमा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप रट लें, पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखिए दोस्तों कि ITI का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ उसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, कि कैसे इसके फार्मूले आएंगे, या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आपके यहाँ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो क्या पूछेगा, इन्हीं विधियों को पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस मापने की कौन कौन सी विधि हैं, ठीक है। अगर केल्विन डबल ब्रिज है तो क्या मापता है,
ये आपको बताना रहेगा। या पोटेंशियोमीटर मेथड है तो क्या मापता है, ये भी लो रेजिस्टेंस को मापता है। तो इन्हीं सब विधियों को ही आपके यहाँ पूछेगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है आपके पास तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। बाकी आप जो है उसका मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, चैनल प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के पेपर का, ठीक है। हमने पूरा पेपर एक ही पेपर में पूरे एक वीडियो में रखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने उसे कई पार्ट लेके आया हूँ आपको ढूंढना पड़े, ठीक है। तो एक ही पार्ट में मैंने सारी वीडियो खत्म किया, लगभग 48 मिनट का है। तो वहाँ पहले आप पूरा पेपर देखिए, पेपर की पूरी एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन कैसे आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि केल्विन डबल ब्रिज किस मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दो विधियाँ थी हमारी, ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करने की। आइए हम पढ़ते हैं पहले पोटेंशियोमीटर को, थोड़ा डिटेल में जानते हैं पोटेंशियोमीटर मेथड होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं दोस्तों। पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो मध्यम प्रतिरोध को हम जान लेते हैं पहले। तो मीडियम रेंज जो रेजिस्टेंस होता है हमने बताया था कि 1 ओम से लेके 100 किलो ओम, ठीक है। तो 100 किलो ओम के बीच के जो प्रतिरोध होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। तो मीडियम रेंज में कौन सा आता है, 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो मीडियम रेंज में आता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत उपयंत्रों तथा मशीनों का प्रतिरोध, ठीक है। तो मीडियम रेंज के अंतर्गत ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जो विद्युत उपयंत्र होते हैं और जो मशीन के रेजिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सब के रेजिस्टेंस कितना होते हैं, 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होता है, ठीक है। तो मध्यम प्रतिरोध मापन के अनेक विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी रेंज है, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए। देखिए क्या है दोस्तों कि इंस्ट्रूमेंट जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें क्या है कि आपको रटनी पड़ेंगी डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें रटना भी है, बाकी कुछ न्यूमेरिकल भी है, मैथमेटिकल भी है और आपको थ्योरेटिकल भी है। दोनों चीज़ें आपको, बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है इसमें कि थ्योरी, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ साथ, ठीक है। आपको डेरिवेशन भी कुछ होंगे, लेकिन डेरिवेशन आपके यहाँ पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ डेरिवेशन हम कराएंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि डेरिवेशन तो बहुत लंबा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिया रहेगा बहुत लंबी थ्योरी का दिया होगा, लेकिन आंसर सिर्फ 1 सेकेंड में आता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ विधियों का मैं आपको डेरिवेशन भी कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो इसके रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया ये रेंज इसको आपको याद होनी चाहिए। कितनी रेंज होती है, इतना तक होती है। और कहाँ कहाँ प्रयोग, कहाँ कहाँ ये रजिस्टेंस मिलते हैं हमें, तो विद्युत उपयंत्र मिलते हैं और मशीनों का जो प्रतिरोध होता है वो इनके बीच में होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि मेजर करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं मीडियम रजिस्टेंस की। दोस्तों ये सारी विधियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप कुछ न जाने या ना जाने, लेकिन आप ये ज़रूर जानिए कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करने की कौन विधि होती है और मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने की कौन विधियां हैं या हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने की कौन विधि है। तो ये सब एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। तो मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने की विधियां क्या है, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, ठीक है। वोल्ट मीटर अमीटर मेथड ये पहली विधि है। दूसरी हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मीडियम रेंज के हैं सब। और तीसरी हमारी क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। और 4 नंबर पे हमारी है ओम मीटर। और 5वें नंबर पे हमारे कैरी फास्टर ब्रिज या इसे बोलते हैं स्लाइड वायर विधि, ठीक है। स्लाइड वायर विधि या कैरी फास्टर ब्रिज, ये सभी विधियां हैं हमारी मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मापने के लिए। तो आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड का प्रयोग हम मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। इसके माध्यम से हम लो रेजिस्टेंस क्यों नहीं मापते हैं, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लो रेजिस्टेंस क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि उसका एक रीजन है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, जिसकी जो लीड होती है, जो लीड का रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, एलिमिनेट नहीं कर पाता। जब लीड के रेजिस्टेंस को जो एलिमिनेट नहीं करेगा तो लो रेजिस्टेंस के माप ही नहीं सकता, क्योंकि जो रीडिंग आएगी क्या होगी, वो गलत होगी। क्योंकि जो हमारे लो रेजिस्टेंस की रीडिंग आप देख रहे हो कितना है, 1 ओम से कम है, ठीक है। जब 1 ओम से कम है तो हमारा जो लीड का अगर रेजिस्टेंस को अगर एलिमिनेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, तो आप जान सकते हैं कि उसकी रीडिंग क्या आएगी, गलत आएगी। तो इसीलिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लो रेजिस्टेंस के लिए नहीं करते हैं।
मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी ओम मीटर के बारे में पढ़ेंगे। ओम मीटर हमारा दो प्रकार का होता है, एक सीरीज टाइप का और एक शंट टाइप का। कैरी फास्टर ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कैरी फास्टर ब्रिज को हम बोलते हैं क्या, कंपैरिजन टाइप, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को तुलना करके देता है। जो रेजिस्टेंस हमारा मेजर करता है वो तुलना करके देता है। ठीक है, तो इसलिए उसे बोला था कंपैरिजन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कैरी फास्टर ब्रिज को कंपैरिजन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसमें एक स्लाइड वायर का प्रयोग किया जाता है, उसी के माध्यम से क्या करता हूँ, कंपेयर करके हमको उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी पढ़ेंगे हम, और वोल्ट मीटर मेथड को पढ़ेंगे। तो ये सब विधियाँ हम विस्तार में पढ़ेंगे। पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि मीडियम रेंज को या मीडियम रेंज में रेजिस्टेंस को मेजर करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो 5 विधियाँ हैं, इन सभी विधियों को आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से दोस्तों आपका क्वेश्चन अगर डीपली जाएगा एग्जामिनर, तो इनके बारे में पूछेगा आपसे, बहुत डीपली का जाएगा तो। नहीं तो आपसे बस यही पूछेगा कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ समझें या ना समझें, लेकिन जो ये विधियाँ हैं इन सभी विधियों को आप ज़रूर रट लें। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अंदर आपके यहाँ एग्जामिनर जाएगा नहीं। बाकी अगर जाएगा भी तो उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, उससे भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जो पहली शुरुआत आपकी क्या है, पहली शुरुआत आपकी यही है कि इन विधियों को आपको रट लेना है। ठीक है, आइए चलते हैं हाई रेजिस्टेंस में। तीसरी विधि हमारी क्या, उच्च प्रतिरोध। ठीक है, या हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो हाई रेजिस्टेंस की रेंज क्या होती है, हमने बताया था इतना ओम, मतलब 100 किलो ओम, इसे 100 कर दीजिए तो किलो ओम। ठीक है, 100 किलो ओम जैसे बोल दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख ओम तथा इससे ऊपर के सभी प्रतिरोध इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है, या हाई रेजिस्टेंस जो रेंज है वो 100 किलो ओम से अधिक या 1 लाख ओम से अधिक या इससे ऊपर, 1 लाख ओम या इससे ऊपर की जो रेंज होती है वो हमारी क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस की रेंज होती है। उच्च प्रतिरोध मापन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, केबलों में होती है, मशीनों में होती है, वायरिंग का विद्युत रोधन प्रतिरोध ज्ञात करने में आती है। ठीक है, तो हमारी जो हाई रेंज होती है, हाई रेंज को मापने की जो विधियाँ हैं वो किस किस के अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं केबलों में, जो केबल का रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए, मशीन में इंसुलेशन चेक करने के लिए, या वायरिंग का इंसुलेशन चेक करने के लिए। इन सब चीज़ों का चेक करने के लिए ही हाई रेजिस्टेंस मेथड विधि आती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ हैं, उन विधियों को हम देख लेते हैं। तो पहली विधि दोस्तों हमारी क्या, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत बार एग्जाम में आई है। दूसरी हमारी डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, और तीसरी है हमारी मैगर, और चौथी हमारी मेगा ओम मीटर। ठीक है, ये 4 विधियां हैं हमारी हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। दोस्तों इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। पहला तो है हमारा लॉस ऑफ चार्ज मेथड, दूसरा है हमारा मेगर। ठीक है, तो पूछेगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन अगर मैगर दिया रहेगा तो मैगर कीजिएगा, नहीं तो आपको मिलेगा लॉस ऑफ चार्ज मेथड, या आपको डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मिल सकता है। लेकिन ये दोनों विधियां बहुत कम मिली हैं। लेकिन अभी तक का जो एग्जाम का रेशियो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर रेशियो रहा क्वेश्चन आने का तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड से और मेगर से। ठीक है, तो पूछता है यही कि देखिए क्या होता है कि आपको हाई रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या पढ़ना है, इन्हीं विधियों को। ठीक है, ये जो विधियाँ दी गई हैं, इन्हीं विधियों को अगर आपको रट लेंगे आप, तो मान चलिए आपका 3 से 4 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस के लिए पूछ लेगा तो हाँ आपको केल्विन डबल ब्रिज मिल जाएगा। मीडियम रेजिस्टेंस के लिए पूछ लेगा तो वहाँ पे आपको हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा। अगर बात कर लेगा आपसे हाई रेजिस्टेंस की तो आपको वहाँ पर मेगर मिल जाएगा, या लॉस ऑफ चार्ज मेथड मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से पक्के हो गए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप देखिएगा पेपर उठा के, अगर आप इंस्ट्रूमेंट का पेपर देते होंगे तो आपको मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट का ही नहीं, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भी हैं, तब भी आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत, क्योंकि ये मेजरमेंट है ना, एक कॉमन सब्जेक्ट है। वो आपको इलेक्ट्रीशियन में मिलेगा, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलेगा, वो आपको इंस्ट्रूमेंट का तो आपका मेन सब्जेक्ट ही, वहाँ तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दोस्तों, अब हम एक एक विधि को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत क्या किया था हमने, लो रेजिस्टेंस मेजर करने की विधि। तो लो रेजिस्टेंस मेजर करने की पहली विधि हमारी क्या थी,
पोटेंशियोमीटर विधि थी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर विधि देखिए सर्किट दी गई है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा आर है और रेजिस्टेंस हमारा ये यस है। यस हमारा बोलते हैं तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये आर हमारा रेजिस्टेंस क्या है, इस रेजिस्टेंस को हमको मेजर करना है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जहाँ का वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ पे वोल्टेज वी आर आएगी, तो इसका जो ड्रॉप होगा, इसका जो ड्रॉप होगा वो वी एस होगा। हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनपुट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो स्विच लगी हैं, एक स्विच ये है और एक स्विच ये है। तो एक बार एक स्विच इससे कनेक्ट होगी, ठीक है, एक बार ये वाली स्विच इससे कनेक्ट होगी। तो इन बारी बारी स्विचें जब पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट होंगी तो हमको अलग अलग उसका वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो आइए हम चेक करते हैं कैसे मिलेगा हमें। ये सर्किट आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सर्किट है। ठीक है, सर्किट डायग्राम जो है इसका पोटेंशियोमीटर मेथड का। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, जब हमारी पहली स्विच कनेक्ट होगी तो क्या होगा कि वी आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, वी आर अपान आर। ठीक है, इसके अलावा जब वी एस हमारा जो दूसरी स्विच से कनेक्ट होगा तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप वी एस होगा वो आई इंटू आई एस होगा। ठीक है, या आई इक्वल टू लिख सकते हैं वी एस अपान एस। अब देखिए आई और वाई दोनों सेम है, जब दोनों सेम होंगे तो ये दोनों आपस बराबर हो जाएंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो वी आर अपान आर हो जाएगा, वी एस अपान एस के हो जाएगा। इसके अलावा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको मेजर क्या करना है, हमको मेजर करना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस अपान वी आर इंटू एस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है हमारा, जो मानक प्रतिरोध दिया हुआ है, और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो इंटू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर। तो जो हमको रेजिस्टेंस मेजर करना है, ये हमारा मेजर करने का तरीका है, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर मेथड। बात करते हैं दोस्तों केल्विन डबल ब्रिज मेथड की। ठीक है, हमको केल्विन डबल ब्रिज मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम पढ़े थे क्या, इसके पहले, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, तो उसके पहले भी आ गई थी हमारे क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज आई थी। तो उसके माध्यम से रेजिस्टेंस को मेजर तो करते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती थी। तो प्रॉब्लम क्या आती थी, प्रॉब्लम मैंने बताया था इसके पहले भी आपको, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग लो रेजिस्टेंस को मापने में नहीं किया जाता, क्योंकि यह लीड के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, एलिमिनेट नहीं दोस्तों, यहाँ पर रहेगा नहीं। ठीक है, एलिमिनेट नहीं कर पाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग जो है, ठीक है, इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसका जो लीड का रेजिस्टेंस होता है, उस लीड के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट नहीं कर पाता था। इसीलिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से लो रेजिस्टेंस को नहीं मापते हैं। तो लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए एक नया मेथड आया क्या, केल्विन डबल ब्रिज। तो केल्विन डबल ब्रिज जो आया है, ये भी हमारा सेम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम लीड के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं केल्विन डबल ब्रिज को। ठीक है, तो केल्विन डबल ब्रिज बना हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा ये आर में है, इसकी भुजाएं हैं ब्रिज की, पी क्यू आर ओ एस। यहाँ देखिए बीच में एक ये वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वायर जो लगा हुआ है, इसमें जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या वायर क्या है, हमारी लीड है। ठीक है, तो पहली लीड का जो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R1 है, तो दूसरी लीड का रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो हम टोटल रेजिस्टेंस बात कर लें तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस है हमारी लीड का। अब इसी रेजिस्टेंस को हम एलिमिनेट करेंगे, तब जाके हम लो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं केल्विन डबल ब्रिज से। ये रेजिस्टेंस कैसे एलिमिनेट होंगे, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, मतलब इसका एलिमिनेट करने का एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है। तो हम उस डेरिवेशन को नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उसके फार्मूले पे आएंगे। इसके पहले दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और प्रयोग की गई है, इस स्विच को आप जानते हैं, यदि आप नहीं जानते होंगे तो इस स्विच को हम बताते हैं स्विच कौन सी। ये स्विच हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल स्विच होती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल स्विच का कार्य क्या होता है, जो हमारी रिवर्सिबल स्विच होती है तो रेजिस्टेंस में होने वाले थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सी वैक इफेक्ट को क्या करती है, समाप्त करती है या ख़त्म करती है। ठीक है, तो यदि हम रिवर्सिबल स्विच को प्रयोग करते हैं तो रिवर्सिबल स्विच को प्रयोग करने से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग हम क्यों करते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग हम क्यों करते हैं। रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सी वैक इफेक्ट को समाप्त करने के लिए
हम रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग करते हैं। तो हमको दोस्तों इसमें क्या करना है, केल्विन डबल ब्रिज में ये जो लीड के रेजिस्टेंस है R1 और R2 इन्हीं को एलिमिनेट करना है। जब इनको हम एलिमिनेट कर लेंगे तब हमारा केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। तो आइए एलिमिनेट करते हैं। दोस्तों जब ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है हम जानते हैं PS इक्वल टू होता है QR। तो लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू क्या है S प्लस R2 और Q इंटू R प्लस R1। तो मतलब R के साथ हमारा पहली लीड का रजिस्टेंस लगा हुआ है और S के साथ हमारी दूसरी लीड का रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए मैंने बताया कि एक लंबी चौड़ी सा डेरिवेशन है, तो मैंने उस डेरिवेशन को नहीं करा क्योंकि डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन पूछता नहीं है। तो क्या होगा, जब हम एलिमिनेट करने के बाद हमको क्या फार्मूला मिलेगा, हमको यही मिलेगा एक फार्मूला, जो कि यही फार्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज का भी होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाता है P/Q इंटू S, क्या है R इक्वल टू P/Q इंटू S। तो हमको रेजिस्टेंस R अगर मेजर करना है तो PQS दिया होगा, तो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यह है केल्विन डबल ब्रिज मेजर करने का, ठीक है। तो केल्विन डबल ब्रिज के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या है कि केल्विन डबल ब्रिज में लीड का इंटरनल रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपने देखा होगा, अब देखिए इस इक्वेशन में लीड का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पे लिया था, लेकिन हमने जब डेरिवेशन किया उसको सॉल्व किया तो क्या हो जाता है कि वो एलिमिनेट हो जाता है। जब वो हट जाता है तो हटने के बाद हमको एक क्वेश्चन मिलती है। तो इसी में लिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर कि लीड का रेजिस्टेंस एलिमिनेट करने वाला कौन सी विधि है। तो कौन सी विधि है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड है। तो केल्विन डबल ब्रिज मेथड में हम लीड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको भी हम एलिमिनेट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि केल्विन डबल ब्रिज में रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग करने से, हमने बताया था अभी आपको, क्या होता है कि रिवर्सिबल स्विच प्रयोग करते हैं। जब रिवर्सिबल स्विच प्रयोग करते हैं तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं सीवैक इफेक्ट को कम किया जा सकता है, ठीक है। सीवैक इफेक्ट कम किया जा सकता है या होता ही नहीं है उसमें, ठीक है। जब रिवर्सिबल स्विच का हम प्रयोग करते हैं तो रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग करने से उसमें थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं सीवैक इफेक्ट नहीं होता है। इस पॉइंट को आप याद रखें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है कि केल्विन डबल ब्रिज में जो लीड का रेजिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, जो लीड का रेजिस्टेंस होता है तब एलिमिनेट होता है जब रेजिस्टेंस का रेशियो लीड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है जब वो लीड के रेशियो के बराबर होता है तब हम उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करने का तरीका बताया हुआ है। बाकी इसका पूरी डेरिवेशन दोस्तों कोई मतलब नहीं है, यही 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी ये अगर बहुत गहराई में पूछेगा तब ये सब पॉइंट पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर एग्जामिनर बहुत गहराई तक गया तब आपसे ये सब पॉइंट पूछेगा, नहीं तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा केल्विन डबल ब्रिज से कि लो रेजिस्टेंस मेजर करने की कौन सी विधि है, केल्विन डबल ब्रिज या पोटेंशियोमीटर मेथड। तो लो रेजिस्टेंस दोस्तों यही पूछेगा, इसके अलावा आपसे यहाँ कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन जो पॉइंट थे मैंने आपको तीनों पॉइंट आपको बता दिए। आइए बात करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस मेथड की। इसके पहले दोस्तों कुछ पॉइंट हैं उसको हम देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट लिखे हैं दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक अच्छे प्रतिरोध को बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसके पहले बताया था आपको कि एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो है किसका बना होता है, तो एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एक अच्छा प्रतिरोध मैग्नीन का बना होता है। पहली प्रायोरिटी मैग्नीन की है, दूसरी हमारी कांस्टेंटन की है, तीसरी हमारी कॉपर की है। तो अगर एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाना है, मैग्नीन थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन जो रेजिस्टेंस हमारा होता है मैग्नीन का ही बना होता है, ठीक है। क्यों बना होता है, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो कम होता है। तो रेजिस्टेंस का भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, तो रेजिस्टिविटी इसकी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो रेजिस्टिविटी का गुण है, इसकी जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस में टेम्परेचर, रेजिस्टेंस में क्या होगा ना कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं सीवैक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक अच्छे रेजिस्टेंस का गुण यही होता है कि उसके अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं सीवैक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि एक अच्छे रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, आपका मैग्नीन का बना होना चाहिए अच्छा रेजिस्टेंस, कांस्टेंटन का बना होना चाहिए या कॉपर का बना होना चाहिए,
ये 3 चीज़ हैं रजिस्टेंस को बनाने के लिए, मैग्नीन, कंस्टेंटन एंड कॉपर। दोस्तों एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, मैग्नीन का। मानक प्रतिरोध किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का पूछ लेता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, लो होता है या मिनिमम होता है या कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेता है कि रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, तो रजिस्टिविटी उसकी अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस में थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं सी बैक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सी बैक इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक अच्छे रेजिस्टेंस में, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम रिवर्सल स्विच बनाए हैं, ठीक है। तो रिवर्सल स्विच कैसे बनती है हमारी देख लीजिए, ये हमारी रिवर्सल स्विच है। अगर कहीं दिया रहे पूछ लेगा कि निम्न से कौन सा रिवर्सल स्विच है, तो आप बता दीजिएगा कि ये रिवर्सल स्विच है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, मैंने इसका कार्य बताया था आपको इसके पहले भी। क्या करता है कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं सीबैक इफेक्ट को रिड्यूस करता है या कम करता है, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्सल स्विच का कार्य है। आइए हम और देखते हैं। इसके अलावा हमारा क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस, जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस होता है उसका सिंबल कैसे है आप देख लीजिए। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा लो फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस होता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस होता है वो आर, एल एंड सी, इसमें तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस में। अब ये तीनों प्रकार के गुण को हम हटाते कैसे हैं, उसके हटाने के अनेक विधियाँ हैं, अनेक विधियाँ हैं, ठीक है। तो पहली विधि हमारी क्या है, बाईफाइलर बाइंडिंग। तो बाईफाइलर बाइंडिंग के माध्यम से हम इंडक्टिव इफेक्ट को एलिमिनेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को दूर करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं या किस बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम बाईफाइलर बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो बाईफाइलर बाइंडिंग में क्या होता है, मान चलो एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक इंटरनल वायर डालते हैं। जब इंटरनल वायर डालते हैं तो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट हट कर किस पे आ जाता है, वायर पे आ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस से हट कर इंडक्टिव इफेक्ट किस में आ जाता है, तो वायर पे आ जाता है। यही हमारी क्या है, यही हमारी बाईफाइलर बाइंडिंग है, ठीक है। जो हम एक्सटर्नल वायर डालते हैं, इंटरनल वायर, यही हमारा इंटरनल वायर क्या है, बाईफाइलर बाइंडिंग है, ठीक है। तो बाईफाइलर बाइंडिंग का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो बाईफाइलर बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, बाईफाइलर बाइंडिंग के माध्यम से हम इंडक्टिव इफेक्ट को दूर कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक। थर्मो इलेक्ट्रिक या सी बैक इफेक्ट को दूर करने के लिए हम रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को दूर करने के लिए हम बाईफाइलर बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं कैपेसिटिव इफेक्ट को, ठीक है। तो कैपेसिटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए हम R10 बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। कौन सा बाइंडिंग, R10 बाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं कैपेसिटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए। तो ये क्या होती है, मान चलो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में कैपेसिटिव गुण है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटिव गुण है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है क्या है, वो डी है। तो हम जानते हैं कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आर्टन फेरी बाइंडिंग, ठीक है। तो हम जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है, C = होता है एप्सिलॉन में अपॉन डी। क्या होता है, एप्सिलॉन में अपॉन डी। अगर हमको कैपेसिटिव गुण को ख़त्म करना है, अगर कैपेसिटिव प्रॉपर्टी को ख़त्म करना है, तो अगर डी इसके बीच की जो लंबाई है यदि उसको हम कम करें तो हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आर्टन बाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं। आर्टन बाइंडिंग के माध्यम से हम कैपेसिटिव इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 3 चीज़ें हो गई दोस्तों, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको दोहराता हूँ क्योंकि देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है दोस्तों, यहीं पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पर आपको हर चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है, हर चीज़ें आपको रट उठे। इसीलिए मैं दोस्तों एक अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ITI के बुक में नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपको ITI के बुक में नहीं मिलेंगी। और एग्जामिनर आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। ये सब एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हैं, ठीक है। JEE लेवल में क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ भी रख दिया हूँ, अगर आपके यहाँ अगर पूछता है आर्टन बाइंडिंग क्या होती है तो
तो आइटम बाइंडिंग के मतलब से माध्यम से हम क्या चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे क्या, कैपेसिटिव इफेक्ट। ठीक है, कैपेसिटिव इफेक्ट को हम दूर करने के लिए R10 बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को दूर करने के लिए, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या प्रयोग करते थे, इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट को दूर करने के लिए बाइफाइलर बाइंडिंग का प्रयोग करते थे। इसके अलावा क्या कहते हैं, रिवर्सल स्विच का प्रयोग क्यों करते थे, क्योंकि रिवर्सल स्विच का प्रयोग हम इसलिए करते थे क्योंकि रेजिस्टेंस से हम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीबैक इफेक्ट को दूर कर सकें। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। दोस्तों पढ़ेंगे क्या, मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस के मापने की हमने विधि आपको बताई थी। ठीक है, 5 विधियाँ बताई थी। तो उसी विधि, मेरी पहली विधि क्या थी, वोल्ट मीटर अमेटर मेथड। क्या थी, वोल्ट मीटर अमेटर मेथड। तो इस विधि का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इस विधि का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में किया जाता है। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो अगर एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो पहले क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि वोल्ट मीटर एमीटर मेथड का प्रयोग किस सर्किट में करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या आंसर देना रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हम वोल्ट मीटर अमीटर मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो इसको दोस्तों हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर अमीटर मेथड इसमें दोनों ऐड है, तो इसको हम 2 प्रकार की विधियों से पढ़ेंगे। तो पहली विधि हमारी क्या है कि जब हम एमीटर, ठीक है, जो एमीटर हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस होता है उसके पास में लगाते हैं। जो हमारा जो एमीटर होता है, इस एमीटर को जब हम टेस्ट रेजिस्टेंस के पास लगाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम आप देखिए, ये रेजिस्टेंस है RT, इसे आप टेस्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इसे आप ट्रू रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या इसे आप वास्तविक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये ट्रू रेजिस्टेंस या हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं एमीटर लगाया हूँ क्योंकि एमीटर को मैंने टेस्ट रेजिस्टेंस के पास लगाया है, पहली विधि है हमारी। तो एमीटर के कारण इसमें रेजिस्टेंस होगा RA, करंट होगी इसमें IA, ये हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसके कारण करंट आएगी इसमें IV, और ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, RB होगा। इसके अलावा हमारी एक करंट आई है, वोल्टेज भी इसमें इनपुट में दिया गया है। जब इसको इनपुट में देते हैं, जब टेस्ट रेजिस्टेंस पास होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, मतलब जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अधिक होगा तो करंट हमारी क्या करेगी, करंट ऐसे प्रवाहित होगी। ठीक है, इस तरफ आएगी नहीं, क्योंकि हमने बताया था अभी आपको कि करंट क्या करता है, वो मिनिमम रेजिस्टेंस वाली पाथ की तरफ जाता है। अगर किसी पाथ में अधिकतम रेजिस्टेंस है तो उस तरफ जाएगा नहीं, जिस तरफ लो रेजिस्टेंस होगा करंट उधर फ्लो करेगी। तो अगर रेजिस्टेंस इधर हाई है तो करंट इधर फ्लो नहीं करेगी, करंट किधर फ्लो करेगी, इस तरफ फ्लो करेगी। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो क्या आएगी, तो क्या है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जब हाई है तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, IA इंटू RA, ठीक है, प्लस IRT। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो मीटर का वोल्टेज ड्रॉप है और ये हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है। तो V इक्वल टू हमारा इसके बराबर हो गया। हम जानते हैं क्या कि जो हमारी I करंट है वो मीटर करंट के बराबर है, लगभग में है, बराबर है। जब I करंट मीटर करंट के बराबर होगी तो हम I यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या मिल सकता है, RA प्लस RT मिल सकता है। I हमारी इधर आ जाएगी और RA प्लस RT हो जाएगी। तो V अपान I को लिख सकते हैं क्या, मेजर रेजिस्टेंस RM। तो RM इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA प्लस RT। एक क्वेश्चन मिल गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, एरर की। तो इसमें एरर कैसे ज्ञात करेंगे, एरर ज्ञात करने की फार्मूला मैंने बताया था आपको, रिलेटिव एरर का क्या होता था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपान ट्रू वैल्यू। तो परसेंटेज एरर हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपान ट्रू वैल्यू। तो हमने अभी रेजिस्टेंस निकाला मेजर्ड का, मेजर्ड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, RA प्लस RT आया। ठीक है, मैंने इसको जब ओपन किया तो RT से RT मेरा कट गया, तो क्या आ गया, प्लस माइनस RA अपान RT। तो हमारी जो परसेंटेज एरर आई, ठीक है, परसेंटेज एरर आई वोल्ट मीटर मेथड में क्या आई कि RA अपान RT इंटू 100%। किस कंडीशन में आई, जब हमारा एमीटर टेस्ट रेजिस्टेंस के पास था। तो उस कंडीशन में क्या मिली हमको, रिलेटिव एरर ये मिली RA अपान
आर टी। यदि आर टी जो हमारा जो रेजिस्टेंस आर टी है, मतलब जो हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस है, जब उसकी वैल्यू कम होगी तो एरर क्या होगी, एरर कम होगी। जब आर टी की वैल्यू अधिक होगी तो एरर हमारी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो एरर का फार्मूला मिला हमको, क्या मिला, आर ए अपान आर टी के रूप में। तो आर ए क्या है हमारा, आर ए तो हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस है, और आर टी हमारा क्या है, आर टी हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस है। जब टेस्ट रेजिस्टेंस आर टी का मान कम होगा तो एरर हमारी क्या होगी, कम होगी। जब आर टी का मान अधिक होगा तो एरर क्या होगी, एरर हमारी अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इसे उल्टा बता दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ए एप्सिलॉन हमारा क्या है, एप्सिलॉन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/RT के। ठीक है, जब आर टी का मान बढ़ेगा तो एप्सिलॉन हमारा का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, मैंने उसका जस्ट उल्टा बता दिया था। ठीक है, लेकिन हाँ समझने की ज़रूरत क्या है कि जब मेरा आर टी का मान अगर बढ़ेगा, मतलब आर टी का मान जब अधिक होगा तो एप्सिलॉन हमारा जो एरर होगी क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब आर टी का मान कम होगा तो एरर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आइए बात करते हैं हम, जब मेरा, ठीक है, वोल्ट मीटर टेस्ट रेजिस्टेंस के पास होगा तब क्या बनेगा। ठीक है, हम देखते हैं क्या, वही चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया, जो समझाया था वहाँ पे। क्या है इसमें कि अगर ये मान जो इधर 1 ओम है, इधर 100 किलो ओम है, तो 1 ओम पर क्या होगी, जब 1 ओम पे होगी तो एरर हमारी अधिक होगी। क्यों, क्योंकि आर टी का मान जो है कम है। जब आर टी का मान कम होगा तो एरर अधिक होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या, जब आर टी का मान, एरर कम होगी किस कंडीशन में, जब रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा। जब आर टी का मान अधिक होगा तो एरर हमारी क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाया इसके पहले। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी विधि। तो दूसरी विधि दोस्तों हमारी क्या है, ठीक है, दूसरी विधि मैंने बताया कि जब मेरा वोल्ट मीटर, अभी तक क्या था, अभी तक मेरा मीटर था, लेकिन अब वोल्ट मीटर को हम टेस्ट रेजिस्टेंस के पास लगाएं। जब वोल्ट मीटर को हम टेस्ट रेजिस्टेंस के पास लगाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, आप देखिए इसमें जो करंट आएगी, देखिए इसमें करंट आई आर आ रही है, इसमें करंट आई वी आ रही है, इसमें करंट आई आ रही है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई वी प्लस आई आर। जब इस इक्वेशन को जैसे इसके पहले सॉल्व किए थे, पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर टी माइनस आर एम इक्वल टू आर एम का स्क्वायर अपान आर बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखिए, कभी न्यूमेरिकल बेस पे मिलेगा। ठीक है, आगे मैं आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो जो फार्मूले में जो ब्रैकेट में लिखे हैं दोस्तों ना, इन सभी फार्मूलों को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सभी फार्मूलों का प्रयोग अभी आगे न्यूमेरिकल, जब मैं पूरी आपकी थ्योरी ख़त्म करेंगे तो थ्योरी ख़त्म करने के बाद आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे। जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने फार्मूले ये सब लिखे हैं। तुम्हारा क्या मिल गया, आर टी माइनस आर एम इक्वल टू आर एम का स्क्वायर अपान आर बी। फिर हम जानते हैं एरर, एरर इक्वल टू क्या होता था, मैंने बताया था ट्रू वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था कि एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला बार बार मिलता है, इसलिए मैंने बताया था आर टी माइनस आर एम अपान आर टी। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमका इसका वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से, आर टी माइनस आर एम वैल्यू यहाँ मिल गई है। जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमें बताया कि एरर क्या होती है, आर टी माइनस आर एम अपान आर टी होती है। तो आर टी माइनस आर एम की वैल्यू हमको मिल गई थी, आर एम स्क्वायर अपान आर बी। ठीक है, तो हमने रख दिया आर एम स्क्वायर अपान आर टी, ये हो गया। जब आर टी और आर एम दोनों बराबर होंगे, लगभग में बराबर होंगे आर टी और आर एम, तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको एरर मिल जाएगी क्या, आर टी अपान आर बी। ठीक है, अब कहोगी कि ऐसे कैसे आया, दोस्तों सॉल्व करने के बाद आया। ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया इसलिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था, बस आपको समझने के लिए मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा था, बाकी इन सब चीज़ों का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आर टी इक्वल टू मैं आर एम किया तो आर टी के स्थान पे आर एम का स्थान मैंने क्या रख दिया, आर एम का स्थान मैंने आर टी रखा, तो यहाँ पे आर एम का स्क्वायर है। ठीक है, आर एम के स्थान पर हो जाएगा आर टी का स्क्वायर, तो एक आर टी से एक आर टी कट जाएगा, तो ये वहाँ बचेगा आर टी अपान आर बी। आर बी क्या है हमारा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। आर टी हमारा क्या है, आर टी हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस है। तो जो हमको एरर मिली वो एरर क्या मिल गई, आर टी अपान आर बी। ठीक है, ये क्या है, टेस्ट रेजिस्टेंस और वोल्ट रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वही हमारी एरर है। ठीक है, तो एरर मिल गई, और परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं तो वही मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपको ऐसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, कि शंट वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस जो है में जब वोल्ट मीटर हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस के पास है
तो इसका रेजिस्टेंस इतना है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो एरर उसमें कितना होगी। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन देगा तो आपको इसी फार्मूले पे रख के आप तुरंत रिलेटिव एरर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें भी क्या था, हमें फार्मूला बताया। अभी क्या मिल गया हमको, फार्मूला हमको एरर का मिल गया है, साइलम एरर का आर का RT अपान RB। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर टेस्ट रेजिस्टेंस RT, क्योंकि इसमें क्या है कि एप्सिलॉन R प्रोपोर्शनल है RT के, जब RT का मान कम होगा तो एरर का मान कम होगा, जब RT का मान अधिक होगा तो एरर का मान अधिक होगा। तो यही पे है, अगर 1 ओम रेजिस्टेंस होगा तो एरर भी कम होगी, जब 100 किलो ओम रेजिस्टेंस होगा तो एरर भी अधिक होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जस्ट उसके उल्टा मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमको भाई एरर का मैंने फार्मूला निकाला, क्या मिला, एरर का फार्मूला हमको मिल गया क्या कि RT अपान RB। इसके पहले वाले में क्या मिला था हमें RA अपान RT, वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो क्या होता था कि यहाँ पे इसके प्रोपोर्शनल में है, अगर RT का मान हम बढ़ाएंगे तो एरर हमारी बढ़ेगी, जब RT का मान कम करेंगे तो एरर हमारी कम होगी। ये है हमारा वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है कि अगर दोनों एरर अगर सेम है, अगर दोनों एरर हमारी सेम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि RA अपान RT हो जाएगा और RT अपान RB हो जाएगा। तो RT इक्वल टू हम निकालेंगे, अगर RT को ऐसे गुणा करेंगे तो RT स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट मिल जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। दे देगा वोल्ट मीटर मेथड विधि में, ठीक है, आपको दे देगा कि मीटर का रेजिस्टेंस इतना है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी या टेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट इसी फार्मूले पर रख देना है, RT इक्वल टू √RA अपान RB। एकदम बेसिक सिंपल सा है क्वेश्चन है दोस्तों, 1 सेकंड में आप लगा सकते हो उसे, 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको मेन फार्मूला मिला, क्या मिला, RT इक्वल टू √RA इंटू RB। ये फार्मूला है आपके लिए। इसमें क्या रहेगा कि आपका मीटर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा, वो आपको टेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा, या आपको टेस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू दी रहेगी, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा और मीटर रेजिस्टेंस पूछेगा। तो इन तीनों में से कोई चीज़ पूछेगी तो आप आसानी से कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन में आपको लास्ट में प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, दूसरी विधि है दोस्तों हमारी क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, ये हमारा रेजिस्टेंस गैलोमीटर लगा हुआ है, ये हमारा रियोस्टेट लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस RH है, गैलोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस RG है। ठीक है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, टेस्ट रेजिस्टेंस और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमारी 2 स्विचें लगी हैं, स्विच 1 और स्विच 2। यहाँ सप्लाई वोल्टेज लगे हैं, बैटरी लगी है सप्लाई। ठीक है, इसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं लो रेजिस्टेंस को। क्या क्या ज्ञात करेंगे कि एक बार तो ज्ञात करेंगे जब दोनों स्विच पर हमारी करंट समान होगी, जब दोनों स्विच पर हमारी करंट समान होगी तब कैसे कार्य करेगा, जब दोनों स्विच पर हमारा वोल्टेज समान होगा तब कैसे कार्य करेगा। तो इसका एक लंबा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को हमने पूरा किया है, आइए हम आपको समझाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको इसलिए किया हूँ कि इसका मतलब क्या है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया होता है, लोग स्टेटमेंट देख के ही भाग जाते हैं, लेकिन इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर सिर्फ 1 सेकेंड में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसके मेथड को या इसके डेरिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको दिखेगा बहुत लंबा सा क्वेश्चन, लेकिन आंसर आप देखोगे तो अभी लास्ट में मिलेगा आपको 1 सेकेंड में। कैसे मिलेगा उसको हम आपको बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या कि जब इसके दोनों स्विचों पर करंट समान है, तब जब दोनों स्विच पे करंट समान होगी तो क्या होगी, स्विच 1 पे करंट हमारी क्या मिल जाएगी, I, स्विच 2 पे करंट क्या मिल जाएगी, I2। तो वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू मिलेगा क्या, पहले ये वाला रेजिस्टेंस स्विच 1 पे, तो RH प्लस RG प्लस RT इंटू V। फिर स्विच 2 पे क्या मिलेगा हमको, RH RG प्लस S इंटू V। तो ये सब चीज़ें मैं लिखा हूँ, आपको मैं समझाता हूँ कैसे। जब दोनों स्विच में दोस्तों पहला है क्या है, पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, जब दोनों स्विच में वोल्टेज समान है तब, जब दोनों स्विच में वोल्टेज समान होगा तो क्या होगा, जब वोल्टेज समान होगा तो V इक्वल टू पहले स्विच पर दूसरे स्विच पर V जो है
2 ही होगा, 2 पर भी V होगा और 1 पर भी V होगा जब दोनों स्विच पर वोल्टेज समान है। तो उस कंडीशन में I1 हमारी क्या होगी, I1 हमारी स्विच 1 पर करंट होगी, Y2 करंट हमारी क्या होगी, स्विच 2 पर करंट I2 होगी। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, V = I1, ठीक है, क्योंकि करंट हमारी I1 है पहले स्विच पे, तो क्या होगा RH + RG + RT। ये हमारा क्या है पहले स्विच के लिए। दूसरी स्विच के लिए क्या है, V = I2 RH + RG + यस हमारा क्या है, यस हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए इसमें V बराबर है, तो दोनों इक्वेशन बराबर कर लेते हैं। I1 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में बराबर करने पर, जब मैंने इन इक्वेशन को बराबर किया तो बराबर करने के बाद जब मैं इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर जो हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस आएगा क्या आएगा, I2/I1 × RH + RG + यस, ठीक है, माइनस RH + RG। ये हमारा क्या है, इक्वेशन को मैंने बराबर किया, बराबर करने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें आएंगी। तो ये हमारा क्या मिल गया, टेस्ट रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि टेस्ट रेजिस्टेंस हमको मिल गया इतना, यदि हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन आप समझते हैं क्या होता है, डिफ्लेक्शन मान चलो कोई चेंज आता है, ये हमारा क्या है मीटर स्केल बनी है, ठीक है। यहाँ मेरा पॉइंटर लगा है, पहले पॉइंटर मेरा यहाँ था, बाद में मेरा पॉइंटर यहाँ पे आया। जब पॉइंटर यहाँ पे आया तो इनके बीच में एंगल बना क्या, थीटा। तो जो हमारा एंगल थीटा बना ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन यदि हमारा बराबर है, पहले क्या मान लेते हैं कि डिफ्लेक्शन मान लेते हैं, पहले मैं मान लेता हूँ डिफ्लेक्शन मेरा थीटा है। जब डिफ्लेक्शन हमारा थीटा है तो θ1 = क्या होगा, I1, और θ2 = क्या होगा, I2। जब डिफ्लेक्शन हमारा थीटा है तब उस केस में, जब डिफ्लेक्शन मेरा थीटा है तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। क्या है कि डिफ्लेक्शन एंगल यदि थीटा हो तब क्या होगा, जब डिफ्लेक्शन एंगल हमारा थीटा होगा तो थीटा प्रोपोर्शनल होगा करंट I के, क्योंकि जितनी हमारा पॉइंटर बढ़ेगा उतनी मेरी करंट बढ़ेगी, ठीक है। आपको समझाया था ना, यही तो है, मतलब यहाँ पे है तो करंट हमारी 0 है, जब यहाँ पे आई तो करंट भी बढ़ी और एंगल भी बढ़ा, तो इसीलिए प्रोपोर्शनल होता है, जितना हमारी करंट बढ़ेगी उतना हमारा थीटा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, θ1 = I1, θ2 = I2, क्योंकि दो स्विचें हैं, दोनों स्विचों के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो हमारा RT = क्या हो गया, θ2/θ1, θ2/θ1, बाकी ये सब वैसे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, जब हमारा एंगल हमारा समान हो, जब मेरा डिफ्लेक्शन एंगल हमारा समान होगा तब क्या होगा, जब डिफ्लेक्शन एंगल हमारा समान होगा तो θ2/θ1 हो जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो RH + RG + यस माइनस RH - RG, तो RH से हमारा RH कट गया, RG से हमारा RG कट गया, तो हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होता है, लेकिन आंसर क्या होता है, एक सिंपल सा। तो आपको क्वेश्चन देगा बहुत लंबा चौड़ा सा, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि टेस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको ढूंढना रहेगा कि उसमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है। जितनी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहेगी वही आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, कौन सा पॉइंट, कि डिफ्लेक्शन एंगल सेम है, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड विधि में रियोस्टेट रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मान इतना है, हमको इसको मेजर करने के लिए तो टेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। तो यदि उसका डिफ्लेक्शन एंगल सेम हो, तो क्या याद रखना है, डिफ्लेक्शन एंगल सेम हो। जब डिफ्लेक्शन एंगल सेम होगा तो RT = यस हो जाएगा। जब RT = यस हो जाएगा तो वही जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, बस आपको देखना है कि एंगल अगर सेम होगा तब, यदि अगर एंगल डिफ्लेक्शन एंगल सेम नहीं होगा तो इस पे आपको रखकर वैल्यू याद करनी होगी। तो ये जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यामना पर फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है। अगर कोई वहाँ पे जैसे कि अगर आपको पता ना होता, आप जानते ना होते, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके चले जाते, लेकिन हम आशा करते हैं कि आज आपको इसके बारे में जानकारी हुई है, आप आगे से इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे और उसका आंसर दे के जाओगे। क्या याद रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दो चीज़ें,
कि यार डिफ्लेक्शन एंगल अगर सेम होगा तो आर टी इक्वल टू आर एस होगा, ठीक है। आर टी इक्वल टू यस होगा। यस हमारा क्या है, यस हमारा स्टैंडर्ड प्रतिरोध या मानक प्रतिरोध है, ठीक है। ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा जब वोल्टेज सेम था तब दोनों स्विचों पर। अगर दोनों स्विचों पर करंट सेम होगी तो क्या होगा, तो वही सेम प्रक्रिया इसके लिए फॉलो होगी, ठीक है। जब दोनों स्विच पे हमारी करंट सेम होगी तो स्विच 1 पर करंट आई होगी, स्विच 2 पर करंट आई। इसके अलावा फिर V1 पर मतलब स्विच 1 पर वोल्टेज V1 होगा, स्विच 2 पर वोल्टेज V2 होगा, ठीक है। बाकी इसको मैं ऐसे लिखूँगा, इक्वेशन लिखने का तरीका जो है। फिर अगर इसको हम दोनों को भाग देंगे एक दूसरे से, भाग देने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, आर टी मिल जाएगा। आर टी इक्वल टू हमको इतना मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, जब डिफ्लेक्शन होगा थीटा तब रखेंगे, तो डिफ्लेक्शन होगा थीटा V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा V1, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सेम था तो वोल्टेज के लिए रखेंगे, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट में क्या होगा, सब कट जाएगा, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही आ जाएगी क्या, जब डिफ्लेक्शन एंगल सेम होगा, जब θ1 इक्वल टू θ2 होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, आर टी इक्वल टू यस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर दोनों स्विचों पर वोल्टेज सेम होगा या दोनों स्विचों पर करंट सेम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो हमारा जो टेस्टिंग रेजिस्टेंस होगा वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किस केस में, जब डिफ्लेक्शन एंगल उसका सेम होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं क्या, अब देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड दोस्तों हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत पूछा जाता है। इसमें आपको VTH निकालने के लिए पूछ लेता है, इसमें आपको RTH निकालने के लिए पूछ लेता है, इसमें करंट पूछ लेता है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जब बैलेंसिंग में होता है तो बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं, दोनों आपस में रेशियो समान होते हैं, ठीक है, जब बैलेंसिंग कंडीशन में होता है। तो जब बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं होता है तो आपको VTH निकालना पड़ता है, RTH निकालना पड़ता है और गैल्वेनोमीटर की करंट निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज को, ठीक है। आप देख लीजिए पहले फिगर इसका अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा पी के क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की आर में भुजाएँ हैं, ये हमारी यस है, ये हमारी क्यू है, ये हमारी पी है, वो हमारी ए है, ये हमारे पॉइंट हैं ए और बी, ये हमारा सी और डी। ए और बी के बीच में लगा हुआ है क्या, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर जी है। इसमें करंट क्या प्रवाहित होगी, आई जी प्रवाहित होगी, ठीक है। और सी के और डी के बीच में क्या लगा हुआ है, सप्लाई लगी हुई, ठीक है, जिसमें इनपुट वोल्टेज हम भी दे रहे हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है इसका गैल्वेनोमीटर में करंट अनबैलेंस केस में, जब बैलेंस नहीं होगा तब। तो इसको क्या करते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम चेंज कर लेते हैं क्या, इक्विवेलेंट थेवेनिन थ्योरम में। थेवेनिन थ्योरम आप जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किट को सॉल्व करने के लिए 3-4 प्रमेय थी, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये 4 थ्योरम हैं, तो उसी में एक थेवेनिन थ्योरम है। तो इसको की सर्किट को क्या करेंगे हम, इस सर्किट को हम थेवेनिन सर्किट के इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, मैंने इसको चेंज किया थेवेनिन के इक्विवेलेंट में। जब मैंने थेवेनिन के इक्विवेलेंट चेंज किया तो हमारा Q है, ये मेरा P है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बीच में हमको क्या ज्ञात करना है, VTH ज्ञात करना है। तो VTH ज्ञात करने के लिए हम सर्किट को ओपन रखते हैं, आप जानते ही हो, ठीक है। तो हम VTH यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो VTH ज्ञात करने के लिए क्या है दोस्तों, कि जो हमारे 2 पॉइंट हैं टर्मिनल ए और बी के बीच में हमको VTH ज्ञात करना है। तो टर्मिनल ए हमारा पॉजिटिव है, टर्मिनल बी हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो टर्मिनल ए में वोल्टेज क्या है, VA है, टर्मिनल बी में वोल्टेज हमारी VB है। तो VTH क्या है, VTH यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो इसमें आप जान लीजिए, अगर आप सर्किट थ्योरी पढ़े होंगे तो हमको जब VA वोल्टेज निकालना होता है तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल होता है। तो क्या होता है, अगर VA हमको निकालना है, किस में निकालना है, R में निकालना है। जब हमको R में निकालना है VA, तो क्या हो जाएगा, R अपान इन टोटल रजिस्टेंस का योग। तो हम VA निकालेंगे तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपान R प्लस यस इंटू इनपुट वोल्टेज V। इसी प्रकार से निकालेंगे हम P में, तो P अपान P प्लस Q इंटू V हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे, लासा लेने के बाद सबको काट पीट के क्या आ जाएगा, ठीक है। तो काट पीट मतलब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमको VTH कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो VTH मिल जाएगा RQ माइनस PS अपान R प्लस यस
पी प्लस क्यू इंटू भी। ये हमको मिल गया क्या, ये मिल गया हमको VTH। फार्मूले को आप याद रखेंगे तो सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल इसी पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। VTH आपका निकल जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं RTH की। जब बात करते हैं RTH की तो RTH में क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो तो सर्किट को हम शॉर्ट करते हैं। सर्किट को हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे हमको RTH निकालना है, ठीक है। ये हमारा Q है, P है, ये SOR है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल A और B के बीच में इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद इसको हम इस रूप में ला सकते हैं। जब इस रूप में हम इस सर्किट को ले आए तो आप देख लीजिए सामने आपको दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों फिर क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो हमने यही जो हमारा A और B के बीच के टर्मिनल है, A और B के टर्मिनल के बीच का ही रेजिस्टेंस हमारा क्या है, RTH है। RTH इक्वल टू RV। तो निकालेंगे क्या, ये दोनों पैरेलल में है तो PQ अपान P प्लस क्यू प्लस दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो RS अपान R प्लस S। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा RTH हो गया। अब हम थ्योरम की बनाते हैं सर्किट। तो थ्योरम की हमने सर्किट बनाया। थ्योरम में क्या होता है, VTH है हमारा, ये रेजिस्टेंस हमारा RTH है, एक गैलोमीटर रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस RG है, करंट में IG हमको ज्ञात करनी है। जब करंट हमको IG ज्ञात करनी है तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH अपान RTH प्लस RG, ठीक है। क्या हो गया, VTH अपान RTH प्लस RG हो गया। तो हम VTH का मान ज्ञात किए हैं, RTH का मान ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पे ला के हम रख देते हैं तो हमको IG मिल जाएगी। तो IG मिलेगी क्या, देख लीजिए आप, हमने रखा यहाँ पे, ठीक है। VTH का मान यहाँ पे रख दिया इतना, ठीक है। तो ये हमको मिल गया इतना। जब मेरा अनबैलेंस कंडीशन में होगा तो इस वैल्यू में रख के हम उसके गैलोमीटर में बहने वाली करंट को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। जब मेरा ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में होगा तो करंट गैलोमीटर में प्रवाहित होने वाली जो करंट होगी V इंटू RQ माइनस PS अपान R प्लस S P प्लस Q RTH प्लस RG, ठीक है। ये हमारा क्या, अनबैलेंस कंडीशन में। हम बात करते हैं क्या, जब ब्रिज हमारा अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन होगा, जब ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब IG इक्वल टू यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, RQ इक्वल टू PS, ठीक है। जब RQ इक्वल टू PS मिल जाएगा तो हमको रेजिस्टेंस R मेजर करना है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान Q इंटू S। यही हमारा क्या है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में मान होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ज़्यादातर देता है दोस्तों बैलेंस कंडीशन में ही देता है ब्रिज का, ठीक है। तो इसीलिए अपने यहाँ जहाँ तक है ITI में सिंपल सा क्वेश्चन देगा ब्रिज से का देगा भी, तो नहीं तो आपको क्या याद रखना है, वही लो रेजिस्टेंस क्या मापता है, हाई रेजिस्टेंस क्या मापता है और मीडियम रेजिस्टेंस कौन सी विधि मापती है, वही विधियाँ ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों क्या है कि थोड़ा मैथमेटिकल है, हमको लग रहा होगा आज आपको बोरिंग लग रही होगी, ठीक है। बोरिंग क्यों लग रही होगी, क्योंकि चीज़ें इसमें ऐसी हैं, थोड़ा मैथमेटिकल हैं। अगर मैथमेटिकल में मैथ में आपको इंटरेस्ट होगा तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग रहा होगा। मैं दोस्तों इसलिए इस पार्ट को लिया हूँ क्योंकि जो थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है उसको थोड़ा मैं ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म कर लेंगे तो बाकी इंस्ट्रूमेंट 2 से 3 दिन का है, बाकी कुछ है नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा ट्रांजिस्टर है, उसमें ओनली पूरी थ्योरी है, ठीक है। उसमें सब रटना ही रटना है। इसके बाद मैं क्या लेके आऊँगा आपके लिए, ब्रिज लेके आऊँगा, AC ब्रिज। तो AC ब्रिज में भी थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है, बाकी इंस्ट्रूमेंट में हर चीज़ पूरी रटनी ही रटनी है। तो 7 से 8 क्लास में हम पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट ख़त्म कर देंगे, आप परेशान मत होइए। थोड़ा होता है ना कि डेली में वीडियो को रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वीडियो नहीं आ पाती है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ रेगुलर की वीडियो मैं आपको देता रहूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका नुकसान होता है उसमें, तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपको रेगुलर वीडियो मिले। आगे से भी प्रयास करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। तो काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है सर कि आज आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, ठीक है, आज आपने क्लास नहीं दी। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको क्लास देता रहूँ रेगुलर, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना प्रॉब्लम से हो जाती है, इस कारण क्लास नहीं आ पाती है। इस चीज़ का हम आगे से ख्याल रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चौथा मेथड हमारा क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कैरी फास्टर ब्रिज है। तो कैरी फास्टर ब्रिज के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है हमको, ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। मैंने आपको बताया दिया शुरू में ही क्या करता है, मीडियम रेजिस्टेंस को मापता है। ये क्या है, ये प्रकार का कंपैरिजन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। क्यों, क्योंकि यह तुलना करके रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करता है। कैसे मेजर करता है देख लीजिए, इसके आर्म के भुजाएँ हैं, ठीक है। हमारा गैलोमीटर पॉइंट यहाँ रखते हैं,
तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा पूरा मतलब कि क्या है कि एक प्रकार सा, ठीक है, एक वायर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है आर ओम प्रति मीटर है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम प्रति मीटर रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो यह लंबाई का रेजिस्टेंस है। जब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, जब इसके मैं गैल्वेनोमीटर को मैं इस नोक पे रखता हूँ, मतलब यस के पास रखता हूँ, तब क्या होता है कि यस यहाँ की जो बीच की दूरी होती है, इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस के बीच की दूरी क्या होती है, L1 हो जाती है। और टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल वायर की लेंथ क्या है हमारी L है। और अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ की यस के पास वाली, जब यस के पास की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो L माइनस L1 हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, L माइनस L1 हो जाता है। इसमें भी हम रिवर्सिबल स्विच का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिवर्सिबल स्विच का प्रयोग करते हैं। जब इसको हम पूरी इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन करते हैं, लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन है, जब इसको पूरा डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करने के बाद एक फार्मूला मिलता है, क्या, यही एक फार्मूला मिलता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखें, ठीक है। तो कैरी फास्ट एवरेज को मैंने बोला था ना, एक स्लाइड वायर मेथड भी कहते हैं। तो जो हमारे वायर की जो लेंथ होती है, उसी वायर की लेंथ के अकॉर्डिंग इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो आर माइनस यस हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, आर हमारी टेस्ट रेजिस्टेंस है। तो आर माइनस यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 इंटू आर, ठीक है। आर क्या है हमारा, वही स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कैरी फास्टर ब्रिज था। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट ब्रिज मीडियम रेंज का। दोस्तों क्या हमने बताया था ओम मीटर मेथड। ओम मीटर मेथड क्या करता है, अभी लो रेजिस्टेंस को, मतलब मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओम मीटर को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक सीरीज टाइप की विधि और एक शन टाइप की विधि। तो सीरीज टाइप का देख लीजिए, सर्किट आप है, सर्किट क्या है सीरीज टाइप का, ये हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा लगा हुआ है मीटर। ये मीटर में करंट क्या है, IM। तो मीटर करंट हमारी IM है, ठीक है। यहाँ हमने बैटरी लगा रखी है वोल्टेज, ठीक है। तो वो मीटर दोस्तों क्या होता है कि वो मीटर एक हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। क्या करता है कि वो संभावित मान देता है, ठीक है। वो मीटर क्या करता है, संभावित मान हमें देता है, वो एक्चुअल वैल्यू हमको एक्चुअल रीडिंग नहीं देता है, ठीक है। यही थोड़ा कमी होती है वो मीटर में। तो हम बात करते हैं जो सीरीज टाइप का है, तो इसके हम पॉइंटर को देखते हैं, इसके स्केल को देखते हैं। क्या होता है कि इसमें आपको रटने वाली चीज़ क्या है, रटने वाली चीज़ आपको यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ओम मीटर में क्या होगा, जब ओम मीटर हमारा सीरीज टाइप का होगा तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, जब ओम मीटर हमारा सीरीज टाइप में है, जब उसमें मीटर करंट 0 है, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। जब मीटर करंट दोस्तों 0 होगी तो उसमें RT का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों, आप देखिए इसे, सर्किट को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब हमारा I हमारा 0 होगा, 0 किस केस में हो सकता है कि इस केस में 0 होगा, तो करंट हमारी क्या होगी, करंट हमारी ऐसे प्रवाहित होगी, और RT हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। क्योंकि RT हमारा इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि इधर से करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का इधर से फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो जब हमारा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, जब IM, जब मीटर करंट हमारी 0 होगी तो टेस्ट रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, जब मीटर करंट हमारी फुल स्केल पर होगी, जब फुल स्केल पर होगी तो RT का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ओम मीटर में, सीरीज ओम मीटर में मीटर करंट फुल स्केल पर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा जब मीटर करंट फुल स्केल पर होगी। ये क्या था, ये हमारा था ओम मीटर, ठीक है। ये ख़त्म होता है। इसके बाद देखते हैं हम शंट वाला, ठीक है। बात कर लेते हैं शंट टाइप की। तो शंट टाइप में मैंने क्या लगा दिया, मीटर को मैंने शंट में कर दिया। इसमें मीटर करंट IM है, ये हमारा RT लगा हुआ है, या रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि इसमें अगर, ठीक है, जब मीटर करंट हमारी 0 होगी, जब मीटर करंट हमारी 0 होगी तो करंट हमारी इधर से प्रवाहित होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा इधर से प्रवाहित होगा। जब मीटर करंट हमारी 0 होगी तो रेजिस्टेंस हमारा इधर से आएगा। मतलब जो मीटर का हमारा जो स्केल है, अगर वो हमारी 0 पे होगी तो रेजिस्टेंस हमारा RT इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 0 है तो करंट का प्रवाह हमारा इधर से हो रहा है। जब मीटर हमारी फुल स्केल पे होगी तो RT करंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं ऐसे मीटर स्केल के माध्यम से,
ठीक है। जब मीटर स्केल हमारी शंट में, जब मीटर स्केल हमारी क्या होगी, 0 पर होगी, मतलब मीटर करंट हमारी 0 पर होगी, तो RT का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों, आपने देखा हो सर्किट में, समझा। ठीक है, जब IM हमारा क्या होगा, जब IM मेरा फुल स्केल पर होगा तो RT इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों, सर्किट को मैंने बताया था कि आपको कि करंट हमारी क्या होती है कि हमेशा लो रेजिस्टेंस को ही फॉलो करती है। ठीक है, जब IM हमारा 0 होगा, ठीक है, मतलब मीटर हमारी 0 पे है, करंट इसमें मतलब 0 प्रवाहित हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट है, तभी तो करंट इसमें 0 है। जब करंट इसमें 0 है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट है, तो जब रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस अधिक है, तो करंट हमारी किधर से प्रवाहित होगी, करंट हमारी इधर से प्रवाहित होगी। जब करंट हमारी इधर प्रवाहित होगी, अगर ये इनफाइनाइट है, अगर इसका रेजिस्टेंस थोड़ा भी है, तो उसे 0 मान सकते हैं। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। दूसरी बात, जब हमारा I हमारा फुल स्केल पर होगा, जब I हमारी फुल स्केल पर होगी, तो इसका मतलब RT का रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। मतलब तो ये हुआ ना कि इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, तभी करंट इधर से प्रवाहित ना होकर करंट ऐसे प्रवाहित हो रही है। जब करंट हमारी ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि IM हमारा फुल स्केल पे है और RT हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमारी जो स्केल है क्या है कि मीटर का स्केल है और कुछ है नहीं, ये पॉइंटिंग मीटर है जो हमारा मीटर का है, ये स्केल है। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है, इसमें पूछेगा कि शंट ओम मीटर में, शंट ओम मीटर में जब मीटर हमारा 0 पर होगा, मीटर करंट हमारी 0 पर होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 पर होगा। फिर पूछेगा कि शंट ओम मीटर में, शंट ओम मीटर में जब मीटर करंट हमारी फुल स्केल पर होगी, तब रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, टेस्टिंग रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, टेस्टिंग रेजिस्टेंस मान क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ओम मीटर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ओम मीटर के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उसको आप जान लें। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ओम मीटर का। ओम मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, और सप्लाई की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जो हमारी सप्लाई चलती रहती है उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो स्केल होता है, ठीक है, जो पॉइंटर का स्केल होता है, आरेखीय होता है या नॉन लीनियर होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका स्केल नॉन लीनियर होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। पूछ लेता है कि ओम मीटर का स्केल कैसा होता है, तो ओम मीटर का स्केल जो होता है नॉन लीनियर या आरेखीय होता है। ठीक है, ये रहा हमारा मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर करने की विधियाँ पूरी हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने की विधियाँ। दोस्तों, हमने बताया था कि इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। हमने बताया था लॉस ऑफ चार्ज मेथड होती है, डिफ्लेक्टिंग टाइम मेथड होती है, मैगर होता है और ओमेगा मीटर होता है हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो हम थोड़ा सा मैगर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैगर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मैगर से, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपका 3 से 4 नंबर मैगर से ही बन जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि मैगर बहुत अधिक रेजिस्टेंस को मापता है, हम जानते हैं। ठीक है, या अंडरग्राउंड केबल के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है, जो अंडरग्राउंड की केबलें पड़ी होती है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है मैगर। या ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग और जनरेटर बाइंडिंग के इंसुलेशन को चेक करता है, जो हमारी ट्रांसफार्मर बाइंडिंग हो रही है, जनरेटर की बाइंडिंग हो रही है, उसके इंसुलेशन को चेक करने के लिए हम मैगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैगर हमारा काम कैसे करता है, मैगर हमारा इलेक्ट्रोडायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके प्रिंसिपल कार्य करता है, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पूछ लेता है डायरेक्टली मैगर किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो मैगर हमारा किसके प्रिंसिपल काम करता है, मैगर हमारा इलेक्ट्रोडायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 हमारा, स्प्रिंग के द्वारा कोई कंट्रोलिंग टार्क प्राप्त नहीं होता मैगर में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, कि मैगर में स्प्रिंग के माध्यम से कोई कंट्रोलिंग टार्क प्रदान नहीं किया जाता। जो टार्क मिलता है उसे टार्क मिलता है किसके माध्यम से, कुंडली के द्वारा, कॉइल के द्वारा। पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन में कि मैगर में कंट्रोलिंग टार्क किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन में क्या देना रहेगा आपको, कॉइल या कुंडली। कुंडली के माध्यम से हम मैगर में कंट्रोलिंग टार्क प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी स्पीड होती है 160 RPM का जनरेटर लगा होता है। ठीक है, 160 RPM की स्पीड का जनरेटर लगा होता है।
ठीक है। इसके अलावा सप्लाई के लिए हम PMMC जनरेटर का प्रयोग करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक टाइप का जनरेटर प्रयोग करते हैं मेगर को सप्लाई देने के लिए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। और 9वां पॉइंट है हमारा क्या कि इसमें जो डैम्पिंग यूज की जाती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग की जाती है। कौन सी डैम्पिंग? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग की जाती है मेगर में। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है या अंडरग्राउंड केबल की टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अंडरग्राउंड की केबलें पड़ी होती हैं उसकी टेस्टिंग के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मेगर के लिए हमने 10 पॉइंट बताया। अगर आप 10 पॉइंट मेगर के याद रखेंगे तो आपका 3 से 4 नंबर मेगर से ही कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, मैं बता देता हूँ आपको। डैम्पिंग कौन सी यूज की जाती है? एयर फ्रिक्शन, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल आप जानते ही हैं। सप्लाई किसे दी जाती है? PMMC जनरेटर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कंट्रोलिंग टावर के लिए कुंडली प्रयोग की जाती है। 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा क्या किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोडायनोमीटर के सिद्धांत पर। और 5वां क्वेश्चन है जो कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन है उसका, यह रेजिस्टेंस क्या मापता है? मेगर कितना रेजिस्टेंस मापता है? हाई रेजिस्टेंस, बहुत अधिक रेजिस्टेंस, या इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत अधिक रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा रेजिस्टेंस को मेजर करने की विधियाँ, ठीक है। मैंने आपको बताया कौन कौन से मेथड होते थे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो आपको AC ब्रिज से आएगी, ठीक है। तो पहले हम AC ब्रिज को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस को मेजर करने की विधियाँ, फिर हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस को मेजर करने की विधियाँ। जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है PMMC या मूविंग आयरन या इलेक्ट्रोडायनोमीटर, ठीक है, या वाट वायर मीटर, एनर्जी मीटर, जितने प्रकार के मीटर हैं सब मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल को जानेंगे, उनके बारे में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर CRO पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें विधियाँ पढ़ेंगी। हम आपको 10 से 12 क्लास में पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।